हेलो। ओके, तो आज एमपीएससी का सीरीज़ 6 है और स्टार्ट करते हैं। हेलो, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश में एमपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन। मनी बिल केवल पेश किया जा सकता है। तो मनी बिल धन विधेयक या वित्त विधेयक होता है, वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओनली इन लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं, तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये उसका डिटेल्ड है। मनी बिल फाइंड्स मेंशन इन आर्टिकल 110(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ईच मनी बिल इज़ अ फाइनेंस बिल, हाउएवर ईच फाइनेंस बिल इज़ नॉट अ मनी बिल। हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। धन विधेयक एक वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। आप लोगों को याद रखना है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ये अपर हाउस, ठीक है। और ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के मेंबर कितने टाइम के लिए? तो 5 ईयर के लिए, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का गठन होता है आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत, और इसके सदस्यों का चुनाव होता है आर्टिकल 83(1) के तहत। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल्ड है उसकी कि आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्य परिषद संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन है या विघटन के अधीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा इस काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष, देखिए ऑप्शन से चलते हैं हम। राष्ट्रपति किसी भी सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। संसद द्वारा चुना जाता है? तो नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष संसद द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, यस। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति उसका पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के उपसभापति को सदस्यों के द्वारा चुना जाता है उसी सदन से। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इस बात का ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाय। संसद का गठन किसके द्वारा होता है? तो संसद का जो गठन होता है, देखिए संसद का गठन होता है एक तो लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है, दूसरा राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का गठन होता है आर्टिकल 79 के तहत, राज्यसभा का गठन होता है आर्टिकल 80 के तहत। इन दोनों से मिलके संसद पूर्ण नहीं होती है। इन दोनों के साथ ही राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना भी आवश्यक है, तब जाकर पूरी संसद, पार्लियामेंट का निर्माण होता है, ठीक है। और बात करें लोकसभा की अब, तो यहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये 545 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब राज्यसभा की। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है, ठीक है। तो अब हम, इसका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यों की परिषद और राष्ट्रपति। यहाँ आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। माना जाता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है,
जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो किसी भी धन विधेयक या वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। और जब ये लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे केवल 14 डेज़ के लिए ही अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिनों में राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया तो ठीक, अगर नहीं किया तो यह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा 14 डेज़, 14 दिनों के लिए राज्यसभा में रखा जाता है। ओके, चलते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कोई धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है लोक लेखा समिति, और ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है MPPSC के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, भारत के नियंत्रक महापरीक्षक को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स संसदीय मंत्री को नहीं। लोक लेखा समिति सरकार के आय व्यय के लेखा जोखा करने के लिए बनी होती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति को। रिपोर्ट अपनी किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इसका सॉल्यूशन है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया। निम्नलिखित में से कौन मुक्त भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो मुक्त भारत की मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद पहली किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली महिला कौन थी? तो देखिए, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। सरोजनी नायडू 1948 में यूपी उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनाई गई थी। ठीक है, और 1949 में कार्यालय में ही गवर्नर के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी, ये स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनको हासिल है, सुचेता कृपलानी को, और ये थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम बनने का गौरव इनको हासिल है, तो ये भी याद रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, और विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस UNO में भारत की प्रथम महिला उम्मीदवार या फिर कहें उस सभापति बनने वाली महिला थी। ठीक है, UNO में। तो इन चारों को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 8, हेहई राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। ये तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, पिछली बार MPPSC में पूछा भी गया था, MPSI में भी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को इसका वैसे मैंने बता ही दिया, कीर्तिवीर अर्जुन इसका राइट आंसर होगा, अब बता ही दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। कीर्तिवीर अर्जुन जो है हेहई राजाओं में सबसे प्रतापी राजा था। ठीक, राइट आंसर ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये ठीक है, MP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, और MPPSC में कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये कहाँ हुआ था? कोलकाता, पुणे, जबलपुर या फिर लखनऊ?
इन चारों जगहों में से कहाँ पर हुआ था, इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे इसके बारे में और डिटेल भी बताएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? हु अमंग द फॉलोइंग फॉट द ब्रिटिश इन 1857? ये 2015 MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है शहादत खां। 1857 के युद्ध में शहादत खां ने शहादत खां संबंधित है इंदौर के समीप महू छावनी से। ठीक है, इंदौर के समीप महू छावनी से, वहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया था। बात करें दूसरे ऑप्शंस की तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये 1857 से संबंधित नहीं है, 1857 के बाद है, जिनका संबंध इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन से था और अल्फ्रेड पार्क में स्वयं शहीद हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी को तो सभी जानते ही हैं, एक महाकवि है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा शहादत खां। 1857 में इंदौर की महू छावनी से संबंधित है। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? तो देखिए, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं, राजा छत्रसाल। ठीक है, और बात कर लें अगर हम इसकी तो 1531 के समथिंग में रुद्र प्रताप बुंदेला ने टीकमगढ़ ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था और इसके बाद 1600 से 1700 के बीच में राजा छत्रसाल ने उस पर राज किया था। तो ये थे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राजा छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अब 12 पे। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? वेयर आर प्री हिस्टोरिक इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन मध्य प्रदेश? देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो दोनों में ही पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी। तो देखिए, ये सब प्रागैतिहासिक देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास की। तो इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक जिसे कहा जाता है प्री, ठीक है, प्री हिस्टोरिक। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो या आद्य ऐतिहासिक। थर्ड होता है मिडिवल, मध्य, और लास्ट होता है मॉडर्न, आधुनिक। तो ये 4 भाग हैं मुख्य रूप से। अगर देखा जाए, हम इसको डिवाइड करें इतिहास को, तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आता है, प्री हिस्टोरी में आता है प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव का काल। ठीक है, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, जब खेती कृषि कुछ नहीं होती थी, पाषाण काल। दूसरी बात करें प्रोटो हिस्टोरिक की आद्य ऐतिहासिक काल, तो ये जो काल है ये सिंधु सभ्यता तक का काल माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का काल आप सबको पता है 2500 BC से 1750 BC के मध्य रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें हम मिडिवल हिस्ट्री की, तो जब से आपकी दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है, या फिर इससे भी पहले की बात करें हम, तो जब मुस्लिमों का आक्रमण होता है भारत पर, तब से प्रारंभ होती है। और 1857 के बाद से के काल को कहा जाए तो वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कहलाती है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से भारत पर शासन प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल के, तो ये पाए गए हैं भीमबेटका में। सभी को याद रखना है, भीमबेटका में पाए गए। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रायसेन में है भीमबेटका, और यहाँ पर पाए गए हैं आद्य प्रागैतिहासिक शैलचित्र। चलते हैं हम अगले सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जयिनी थी? ठीक है, तो अवंती सभी को पता है, अवंती का प्राचीन नाम, अवंती जो है वो प्राचीन नाम था किसका? उज्जैन का।
उज्जैन का प्राचीन नाम था, मगध का एक हिस्सा हुआ करता था ये। मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक अवंती और दूसरी महिष्मती। तो अवंती उज्जैनी थी। ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है पौली ग्रंथों से, ठीक है, पौली ग्रंथों से, बुद्ध काल में। अब बात कर लेते हैं पौली प्राकृत ये होता क्या है। तो देखिए, भाषा का जब विकास हुआ तो सबसे पहले भाषा पौली में लिखी गई। पौली संस्कृति, पौली का विकास सबसे पहले होता है। फिर इसके बाद आपको याद रख लेना है ट्रिक से, पौली के बाद प्राकृत, ठीक है। फिर प्राकृत से होते हुए ये बनती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आप अगर आ जाएं तो ये बन जाती है संस्कृत। तो इस प्रकार से आपको भाषाओं का मेल मिलाप याद रखना है, ठीक है। तो पौली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। पौली जो थी ये उपयोग होती थी, पौली भाषा 500 BC पूर्व से 1000 के समथिंग में यूज़ हुई, और ये बौद्ध ग्रंथों में इसका उपयोग हुआ, ठीक है। इसलिए बुद्ध काल आया है यहाँ पर, तो बुद्ध काल के लिए पौली ग्रंथ ही बनेंगे। दूसरा, अगर प्राकृत की बात करें तो प्राकृत का उपयोग जैन धर्म में अधिक हुआ है, तो कहीं पर भी जैन अगर आता है तो वहाँ पे प्राकृत ग्रंथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। पनगुडरिया से क्या प्राप्त हुए हैं? व्हाट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम पनगुडरिया? तो पनगुडरिया एक ऐतिहासिक स्थल है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। और पनगुडरिया से प्राप्त हुए हैं शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। किसके शिलालेख? तो ये प्राप्त हुए हैं अशोक द ग्रेट, अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित हैं, उनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 जगह से प्राप्त होते हैं। बात करें हम, सारनाथ फेमस है, गुर्जरा, ठीक है। गुर्जरा के बाद हम बात करें सारोमारो, ठीक है। सारोमारो के बाद सांची जो कि फेमस है सांची के स्तूप के लिए, और लास्ट पनगुडरिया। तो इन 5 जगह फेमस जगह है जहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो पनगुडरिया से क्या प्राप्त हुए हैं? शिलालेख, और किसके? अशोक के। नाउ अब ये लास्ट एंड द लीस्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? अकॉर्डिंग टू द पुराणाज पद्मावती वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? तो देखो, पद्मावती जो डायनेस्टी थी वो थी नाग वंश की डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी की राजधानी थी, कैपिटल। नाग डायनेस्टी की बात करें तो ये नाग डायनेस्टी जो है वो पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पद्म पवैया नाम से की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य, MPPS, ठीक है। तो कंप्लीट होता है हमारा। थैंक्स। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो नहीं कहूँगा, एज़ यू विश। ओके।